नेक्स्ट है उत्क्रमणीयता का नियम। उत्क्रमणीयता का मतलब ये होता है जैसे प्रकाश की किरण पहले माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब उसका अपवर्तनांक, फिर जब मार्ग उल्टा कर दिया जाए माने माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाए तब उसके अपवर्तनांकों में क्या संबंध होता है, ये उत्क्रमणीयता का नियम कहलाता है। तो आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है। जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो स्नेल के नियम से 1 से 2 में जाती है तो 1 को जिससे जाती है उसको पहले लिखते हैं, 2 में जा रही है तो 2 को बाद में लिखते हैं। तो 1 and 2 बराबर आपतन कोण कीजिए sin I बटे sin R, समीकरण नंबर 1। फिर कहता है यदि किरण का मार्ग उल्टा कर दिया जाए अर्थात अब किरण कहाँ से जाए, माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाए, तो मार्ग उल्टा कर दिया जाए मतलब माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाए तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अब 2 से 1 में जा रही है 2n1, अपवर्तनांक का संकेत होगा 2n1 बराबर आपतन कोण अब कोण R हो जाएगा और अपवर्तन कोण इसमें कोण I हो जाएगा। तो साइन R बटे साइन I, देखो जब मार्ग उल्टा कर देंगे तो आपतन कोण ये हो जाएगा और अपवर्तन कोण ये हो जाएगा साइन R बटे साइन I, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा कर देंगे तो 1n2 इंटू गुणा का चिन्ह है इंटू 2n1 बराबर साइन I बटे साइन R इंटू साइन R बटे साइन I। साइन I से साइन I कट जाएगा, साइन R से साइन R कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1n2 बराबर इंटू 2n1 बराबर 1, 1n2 बराबर इस 2n1 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। तो 1n2 बराबर 1/2n1, इसका 1n2 क्या कहलाता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 2n1, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक ये कहलाता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, यही उत्क्रमणीयता का नियम कहलाता है। अब नेक्स्ट है समांतर फलकों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन समांतर फलकों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो ये कांच का गुटका है ABCD, तो AB DC के समांतर है, इस फलक से और इस फलक से प्रकाश का अपवर्तन भी समांतर फलकों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। और यदि कांच के गुटके को चौड़ाई के रूप में रख दिया जाएगा, ये इसके समांतर है, यहाँ से प्रकाश की किरण डाली जाए, इससे बाहर निकाली जाए, तो वो भी समांतर फलकों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। तो AB फलक पर PQ प्रकाश की किरण पड़ती है, ये वायु है, ये कांच का गुटका है, तो हवा से जब कांच में जाती है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये अभिलंब है, इस अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस अभिलंब की ओर झुकती है, तो ये ऐसे चली जाती है। फिर ये DC समांतर फलक का बिंदु R है, इस पर ये अभिलंब है, ये कांच है, ये वायु है, कांच से फिर वायु में जाती है, कांच से वायु में जाने का मतलब ये हुआ कि किस माध्यम से किस माध्यम में, सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर रख जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रकाश की किरण है। अब देखिए जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो स्नेल के नियम के अनुसार, देखो वायु को कहते हैं एयर, कांच को कहते हैं ग्लास, तो एयर से ग्लास में जाती है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो लिखा जाएगा ANG, एयर टू ग्लास, एयर से आती है ग्लास में इंटर करती है, प्रवेश करती है, तो स्नेल के नियम से साइन I बटे साइन R। अब जब तो ये समीकरण नंबर 1, जब कांच से फिर वायु में बाहर निकलती है
तो फिर स्नेल के नियम से अब कांच से आती है और वायु में बाहर निकलती, वायु से बाहर जाती है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्नेल के नियम से वो होगा GNA बराबर आपतन कोण साइन आई डैश बटे इसका अपवर्तन कोण साइन आर डैश, साइन आर डैश। उत्क्रमणीयता का नियम, अभी आपको उत्क्रमणीयता का नियम इसके पहले वाले में बताया कि 1n2 बराबर 1/2n1, तो यहाँ हो जाएगा GNA बराबर 1/ANG, माने एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, तो GNA बराबर 1/ANG हो जाएगा। तो GNA का मान रखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर 1/sin आई डैश बटे साइन आर डैश, ये बटे के बटे में ऊपर जाएगा तो साइन आर डैश बटे साइन आई डैश, साइन आई बराबर साइन आर डैश, इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। आई बराबर है आर डैश, देखो आई बराबर है आर डैश और आर बराबर है आई डैश, देखो ये कोण आर इस आई डैश के बराबर है। अब देखो यहाँ से ये समांतर इसके ये तिर्यक रेखा इसको काटती है, तो ये और ये इसका एकांतर कोण है, तो ये तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण आर बराबर कोण आई डैश, नीचे वाला कोण आर बराबर कोण आई डैश, ये एकांतर कोण है। अब देखो आई बराबर आर डैश, माने ये कोण जब वायु से कांच में जाती है तो उसका आपतन कोण, जब कांच से वायु में बाहर निकलती है तो उसका अपवर्तन कोण, ये दोनों बराबर है, माने आई बराबर है आर डैश के, तो आई जब आर डैश के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये निर्गत किरण है ये आपतित किरण के समांतर हो जाती है, तो इसको हम निर्गत किरण भी कहते हैं, ये क्योंकि अंत में बाहर निकलती है तो ये निर्गत किरण कहलाएगी। निर्गत किरण, जो निर्गत किरण कौन सी RS, आपतित किरण कौन सी PQ, परस्पर समांतर होती है, अर्थात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। तो ये समांतर फलक को द्वारा अपवर्तन का नियम हो गया कि समांतर फलक से जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो दूसरी समांतर फलक से जो बाहर निकलती है किरण, वे किरणें परस्पर समांतर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या कहलाता है? समांतर फलकों द्वारा, जैसे ये फलक इस फलक के समांतर है, समांतर फलकों से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, तो ये पढ़ चुके हो आप। तो पार्श्विक विस्थापन कहलाता है निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। माने क्या मतलब हुआ? समांतर फलकों से निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। कैसे निकालेंगे? जो ये आपतित किरण है PQ, इसको डॉट डॉट करके आगे की ओर बढ़ाया, इस R से इस पर RL लंब डाला, तो जो ये लंब की लंबाई है यही D पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। अब माना कि जो आयताकार कांच का गुटका है इसकी मोटाई T है, ये मोटाई T है, तो समकोण त्रिभुज QLR में साइन थीटा बराबर लंब बटे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाएगी। तो यहाँ थीटा है I माइनस R, तो साइन I माइनस R बराबर लंब RL बटे कर्ण QR, तो RL बटे QR, RL का मान स्मॉल d बटे QR से QR का मान निकाल लिया, तो QR इधर जाएगा, इस साइन I माइनस R इधर बटे में आएगा, तो QR बराबर हो जाएगा d बटे साइन I माइनस R, समीकरण नंबर 1। अब हमने जो अविलंब था इस अविलंब को आगे बढ़ा दिया, तो ये भी लंब होगा इस समांतर फलक पर, तो समकोण त्रिभुज QMR में, अब देखो इसमें आपको आधार पता है, तो आधार पता है तो कॉस का फार्मूला प्रयोग करेंगे, तो कॉस R बराबर आधार बटे ये भी लंब है, ये तो ये सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, तो कॉस R बराबर आधार बटे कर्ण, माने QM बटे QR, कॉस R बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है QM, आधार है QM, और QM किसके बराबर है? देखो QM AD के बराबर है, QM बराबर AD,
और AD का मान कितना है T, T/QR, क्योंकि QM का मान AD के बराबर है। ये जो QM है ये इसके बराबर है। तो ये हो गया cos r बराबर T/QR। QR का मान समीकरण 1 से रख देंगे, तो cos r बराबर इस QR का मान है D/sin I माइनस R। ये बटे के बटे में है तो ऊपर पहुंचेगा, तो T इंटू साइन I माइनस R बटे D, तो हो जाएगा अब T साइन I माइनस R बटे D। अब हमें पार्शियल विस्थापन निकालना है, तो D का पक्षांतर करेंगे और cos R का पक्षांतर करेंगे, तो D जो यहाँ बटे में है ये यहाँ आएगा, cos R इधर आ जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा T साइन I माइनस R बटे cos R, समीकरण नंबर 2। यदि कोण छोटे होते हैं तो साइन का मान उसके कोण के बराबर होता है, तो आई आर सूक्ष्म है तो साइन I माइनस R का मान I माइनस R के बराबर होगा, और cos का मान लगभग 1 होता है तो cos R बराबर 1 हो जाएगा। तो ये मान हमने इसमें रख दिए, तो cos R का मान 1 रखोगे तो 1, तो T इंटू I माइनस R, I इससे हमने कॉमन लिया, इस वाले से हमने I कॉमन लिया, तो 1 माइनस R अपॉन I हो जाएगा। R अपॉन I को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन I अपॉन R। 1 देखो क्योंकि R बटे की बटे वाली संख्या पर पहुंच जाती है, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन I अपॉन R। अपवर्तनांक n बराबर साइन I बटे साइन R है, अब तक I बटे R साइन I बटे साइन R। आई आर सूक्ष्म है तो साइन I लगभग बराबर I, साइन R के बराबर है, तो n बराबर हो जाएगा I बटे R। तो I बटे R का मान n समीकरण 3 में रखने पर n बराबर जो I बटे R है ये समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में I बटे R का मान रखने पर इसको नीचे लिखिएगा, समीकरण 3 में I बटे R का मान रखने पर ये ज़्यादा अच्छा होगा, I बटे R का मान रखते हैं, तो D बराबर हो जाएगा TI 1 माइनस 1 अपॉन है, T को हम पक्षाघन करें, D बटे T बराबर I 1 माइनस 1 अपॉन है। यदि आपतन कोण नियत है तो ये जो राइट हैंड, यदि I नियत है तो ये पूरा नियत होगा, D बटे T बराबर नियत। तो मैं एक प्रैक्टिकल कराता हूँ बच्चों को कि जब आपतन कोण नियत होता है तो D बटे T का मान नियत होता है। तो ये बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, एक बार में ये आपतन फलक समांतर हो जाती है, फिर इस कांचे गुठ को ऐसे रख देते हैं तो लंबाई वाली हो जाती T हो जाती है, तो इस तरह से D बटे T का मान नियत आता है। तो ये है पार्शियल विस्थापन। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम में माध्यम, माने कई समांतर फलकों के माध्यम श्रेणी क्रम में है। जैसे वायु है, वायु के बाद द्रव है, द्रव के बाद कांच है, कांच के बाद फिर वायु है। ये फलक इस फलक के समांतर है, ये फलक इस फलक के समांतर है, तो ये तीनों फलकें परस्पर समांतर है। तो देखिए यहाँ से जब प्रकाश की किरण वायु से द्रव में जाती है तो वायु माने विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, ये और अविलंब है, नॉर्मल है, इसकी ओर ये झुक जाती है। फिर द्रव से कांच में जाती है, तो द्रव और कांच में देखा जाए तो द्रव और कांच में तुलना करने पर द्रव के अणु कांच की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, तो द्रव विरल माध्यम कहलाता है, कांच सघन माध्यम कहलाता है। तो फिर विरल से सघन में जाती है तो फिर इस अविलंब की ओर झुक जाती है। फिर जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है, बाहर निकलती है, कांच से वायु में निर्गत होती है, तो कांच और वायु की तुलना करें तो कांच सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये तो इस चित्र में प्रकाश का अपवर्तन था। अब जरा कोणों को समझो, ये कोण लिखा है I1, ये लिखा है R1, ये लिखा है I2, ये लिखा है R2, ये लिखा है, ये कोण है I3, ये कोण है R3। तो इसमें पहली स्थिति हम देखेंगे कि जब वायु से द्रव में प्रवेश करती है, द्रव को लिक्विड कहते हैं, वायु एयर,
एयर का ए लिखेंगे, द्रव का एल लिखेंगे। तो जब प्रकाश की किरण वायु से द्रव में प्रवेश करती है तो स्नेल के नियम से ANL, एयर टू लिक्विड जाती है, तो ANL आपतन कोण कीजिए sin I1, अपवर्तन कोण कीजिए sin R1, तो sin I1 बटे sin R1 समीकरण नंबर 1। जब द्रव से कांच में जाती है तो फिर स्नेल के नियम से द्रव लिक्विड कांच ग्लास, तो इसको हम लिक्विड से ग्लास में एंटर करती है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो लिखा जाएगा lNG। तो lNG बराबर हो जाएगा आपतन कोण कीजिए sin I2 बटे अपवर्तन कोण कीजिए sin R2। अब देखो I2 R1 के बराबर है क्योंकि एकांतर कोण है, तो I2 का मान R1 के बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा lNG बराबर sin R1 बटे sin R2 समीकरण नंबर 2। अब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है, कांच से वायु में बाहर निकलती है, वायु से होकर के बाहर निकल जाती है, तो पुनः हम स्नेल का नियम लगाएंगे। तो कांच ग्लास वायु एयर, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लिखा जाएगा GNA बराबर आपतन कोण कीजिए sin I3 बटे अपवर्तन कोण कीजिए sin R3। अब देखिए I3 का मान R2 के बराबर होगा, ये इसका एकांतर कोण है, तो I3 बराबर R2 एकांतर कोण है, और R3 का मान I1 के बराबर होगा। अभी आपको पढ़ाया था इसके पहले वाले टॉपिक में, क्योंकि समांतर फलकों से जो निर्गत किरण होती है वो आपतित किरण के समांतर होती है, तो ये सब फलक समांतर है, तो ये निर्गत किरण कहलाएगी, ये आपतित किरण कहलाएगी। तो ये निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, इसीलिए R3 का मान I1 के बराबर होगा। तो R3 की जगह I1 लिख देंगे और I3 की जगह R2 लिख देंगे, तो बराबर हो जाएगा sin R2 बटे sin I1। ये समीकरण 3 हो गया। तीनों समीकरण को आपस में गुणा कर दें, तो ANL इंटू LNG इंटू GNA बराबर sin I1 बटे sin R1 इंटू sin R1 बटे sin R2 इंटू sin R2 बटे sin I1। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में केवल एक बचेगा, तो बराबर 1। अब LNG बराबर हमें निकालना है, तो ANL और GNA का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आएगा ANL 1/ANL इंटू GNA। GNA बराबर होता है 1/ANG, तो ANL इंटू 1/ANG, ANG बटे के बटे में तो ऊपर पहुंचेगा, तो बराबर ANG बटे ANL। तो ये सूत्र हुआ LNG बराबर ANG बटे ANL। इसको याद करने का तरीका होगा, जैसे लिखा है LNG, तो G का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखा जाएगा और L का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखा जाएगा, तो ANG बटे ANL। ये न्यूमेरिकल परीक्षा में आते हैं, इनको जरा ध्यान से समझो ये नोट्स को, सूत्रों को, और सूत्र से ही न्यूमेरिकल हल होते हैं। तो 1 and 2 जैसे मैंने भी समझाया, LNG बराबर G का बटे L का, तो 1 and 2 1 माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, तो 1 and 2 बराबर N2 बटे N1 बराबर V1। V1 माने पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे V2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अभी आपको पहले टॉपिकों में समझाया है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सब कुछ बदल जाता है, सिर्फ आवृत्ति नहीं बदलती। तो V बराबर n लैम्डा होता है, तो न्यू लैम्डा, यहाँ हमने आवृत्ति को न्यू से लिखा है, वैसे V बराबर n लैम्डा होता है, आवृत्ति को n से भी लिखते हैं, न्यू से भी लिखते हैं, x से भी लिखते हैं। यहाँ पर आवृत्ति को न्यू से लिखा है, तो V1 बराबर हो जाएगा न्यू लैम्डा 1 बटे V2 की जगह लिखेंगे न्यू लैम्डा 2, तो न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा। तो ये फार्मूला हुआ, ये तरंगदैर्घ्य के टर्म्स में भी आया, तो तरंगदैर्घ्य के पदों में ये हुआ सूत्र 1 and 2 बराबर N2 बटे N1 बराबर V1 बटे V2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। इस सूत्र से आप कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल लगाएंगे और जो आपकी समझ में ना आए तो उसको आप पूछेंगे। नेक्स्ट है वास्तविक तथा आभास गहराइयां, माने वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध है। तो ये कांच का एक बीकर है, इस बीकर में एक द्रव भरा है, द्रव की जो पानी की सतह से ऊंचाई है वो कैपिटल H है, इसकी तली पर एक बिंदु O है। अब देखिए ये द्रव है, यहाँ वायु है, तो द्रव से वायु में जाती है, इधर वायु है, द्रव से वायु में जाती है एक OA आपतित किरण, इस पर MN हमने अभिलंब डाल दिया, तो ये सघन माध्यम हुआ, ये विरल माध्यम हुआ। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है,
तो ये किरण AC किरण को जब हम पीछे मिलाते हैं तो I पर मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस द्रव जिसका अपवर्तनांक ANL है, O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब I पर दिखाई देता है। तली पर यदि कोई वस्तु रखी होती है तो कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसी में हमें संबंध स्थापित करना है। तो अब आप ध्यान से देखिए, समझिए, ये अभिलंब है। अभिलंब से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण निर्गत किरण सीधी निकल जाती है, तो ये अभिलंब है, अभिलंब से सीधे निकल जाएगी। तो ध्यान से देखिए, ये समांतर इसके, ये तिर्यक रेखा इसको काटती है, तो ये इसका एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर होता है, तो कोण OAN बराबर कोण AOB बराबर I, एकांतर कोण है। इसी प्रकार इसको देखो, ये समांतर इसके, ये तिर्यक रेखा इसको काटती है, तो ये इसका संगत कोण कहलाएगा। तो कोण MAC बराबर कोण BIA बराबर R, ये संगत कोण है। अब हम समकोण त्रिभुज OBA में sin I का मान निकालें और समकोण त्रिभुज IBA में sin R का मान निकालें, फिर स्नेल का नियम लगा दें और हल कर लें। तो अब देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज OBA में sin I बराबर लंब बटे कर्ण, ये कर्ण हो जाए, तो sin I बराबर AB बटे OA। A B के बहुत समीप है, इसलिए OA का मान OB के लगभग बराबर होगा। तो OA की जगह OB लिख देंगे, तो OA की जगह लिख देंगे OB। तो sin I बराबर AB बटे OB। OB की वास्तविक गहराई है, ये कैपिटल H है, तो AB बटे कैपिटल H, समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज IBA में sin R बराबर लंब बटे कर्ण, ये सामने वाली भुजा लंब है, ये कर्ण है, तो AB बटे IA, फिर वही स्थिति, A, B के बहुत समीप है, इसलिए IA का मान IB के लगभग बराबर होगा। तो IA की जगह IB लिखेंगे और IB का मान स्मॉल h लिखेंगे। तो sin R बराबर AB बटे IB बराबर AB बटे स्मॉल h, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर प्रकाश की किरण द्रव से वायु में जाती है, तो द्रव से वायु में जाती है, तो इसका जो अपवर्तनांक लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा LNA। तो LNA बराबर आपतन कोण की जगह sin I बटे sin R, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। sin I का मान रख दिया है AB बटे कैपिटल H, देखो AB बटे कैपिटल H बटे sin R का मान रख दिया है AB बटे स्मॉल h, AB से AB कट गया स्मॉल h बटे कैपिटल H, ये हो गया। तो अब हमें द्रव का अपवर्तनांक न्यूमेरिकल जब आता है तो द्रव का अपवर्तनांक दिया रहता है। द्रव का अपवर्तनांक का मतलब है ANL दिया रहता है। तो अभी आप उत्क्रमणिका के नियम से आप पढ़ चुके हो, द्रव का अपवर्तनांक ANL बराबर 1/LNA होता है, यानी हवा के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक बराबर 1 लिक्विड के सापेक्ष एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1 स्मॉल h अपॉन कैपिटल H अपॉन के अपॉन में ऊपर पहुंचेगा। तो ANL बराबर कैपिटल H बटे स्मॉल h, कैपिटल H माने वास्तविक गहराई, स्मॉल h माने आभासी गहराई। तो इससे सूत्र निकला कि द्रव का अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। इस पर भी कभी कभी न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये न्यूमेरिकल है, कुछ कारण है, तो इतना पढ़ लोगे, कारण आपको फिर बताएंगे।